अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुध लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। रानी, अरे ओ रानी किधर जा रही है? वो जो मगन सी उछलती कूदती जा रही थी, आवाज़ पर रुककर इधर उधर देखने लगी। सज्जी को सामने बैठे देखकर इसकी तरफ आई। खेलने जा रही हूँ। अच्छा, इधर आ बैठ, बात करनी है मुझे तुझसे। वो इसका हाथ पकड़कर साथ बैठाते हुए बोला। ओफ़ो, क्या पे अब मैं खेलने ना जाऊँ? सब इंतज़ार कर रही होंगी मेरा। इसने हाथ छुड़ाते हुए खुफगी से मुंह फुलाया। वो हौले से हंस दिया। जल्दी बोल, क्या कहना है? बेजारी से कहकर वो सामने दरख्तों को देखने लगी। दूर तक दरख्त ही दरख्त थे। दूर तक दरख्त ही दरख्त थे, खूबसूरत सरसब्ज शादाब दरख्त। कुछ नहीं, चल जा, फिर कभी बात कर लेंगे, वो बेदिली से कहकर उठने लगा। ले, ये क्या बात? अब खुद ही जा रहा है? नाराज़ हो गया है क्या? अरे सुन तो, रानी ने इसका हाथ पकड़कर रोका। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, तू फिक्र न कर, इसने तसल्ली दी। फिर उदास क्यों है? वो फिक्रमंदी से इसका चेहरा देखते हुए पूछने लगी। कुछ नहीं, बस भाई याद आ रहा था, तू घर से निकल आ, सोचा तुझसे मिलता जाऊं, दिल बहल जाएगा। मगर तू तो, इसके बेतहाशा हुस्न को दिल में उतारते हुए धीरे से बोला। अच्छा, मैं नहीं जाती, तू मुंह सीधा कर, चल ना मुस्कुरा भी। अब वो इसके बाल खींच के इसे हंसाने की कोशिश करने लगी। अच्छा अच्छा छोड़ तू पहले, वो बाल छुड़ाते हुए बोला। बा का कुछ पता लगा? नहीं, अम्मा तो हर वक्त रोती रहती है, अब्बा भी खामोश सा हो गया है, इसने अफसुदगी से बताया। एक तो तुम लोग डरपोक बहुत हो। जब भाई ने कुछ नहीं किया तो जाओ पूछो राजा से, घर बैठे हो बुज़दिल बन के। वो गुस्से से भड़की, इसके गुलाबी गाल कुछ और भी गुलाबी हो गए। तू जानती है वो कितना जालिम है, हम में से कोई भी गया तो वापस नहीं आएगा, इसने हकीकत से आगाह किया। ले, एवी नहीं आएगा, वो लापरवाही से बोली। मैं जाऊंगी, देखना तुम। और बस चुप तो कहीं नहीं जाएगी, सुन रही है ना? वो इसकी बात काटकर दश्ती से बोला। देख, मेरी बात सुन। इसने समझाना चाहा मगर वो कुछ सुनने को तैयार ना था। तेजी से बोला। नहीं, कोई बात नहीं सुननी तेरी। भा के बाद मैं तुझे नहीं खो सकता, समझी? मैं आज ही अम्मा से बात करता हूँ हमारे ब्याह की। वो इसका ध्यान बटाने को बोला। वो हैरानी से इसे देखने लगी। मैं कौन सा भाग रही इस राज्य के साथ जो तू ऐसे कह रहा है? मैं तो बस बात करूँगी इसकी। अब भी वही रड़ थी। नहीं 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 करेगी तू बात, तुझे मेरी कसम, तू वहाँ नहीं जाएगी बस। इसने गुस्से से कहकर गोया बात ख़त्म करना चाहिए। यही बुज़दिली हम सबको खाई जाएगी, वो हम सबको मार देगा एक दिन और हम यूं ही डरते रहेंगे। हूँ वो अब अपनी भड़ास निकाल रही थी और वो तकदीर के फैसले से अनजान दिल में शुक्र कर रहा था कि अब वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। गेट खुला और आगे पीछे चार गाड़ियां अंदर दाखिल हुई। गार्ड ने तेजी से उतरकर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। वो बड़ी शान से गाड़ी से उतरी और अपने इस बेहद खूबसूरत महलनुमा घर का जायजा लेने लगी। कितना कुछ बदल गया था इन 4 सालों में। वो सताइशी नज़रों से इधर उधर देखती आगे बढ़ी, जहाँ घर के सब छोटे बड़े इसके इस्तकबाल में खड़े थे। क्यों ना होते, आखिर वो राजा की इकलौती बहन थी। वो सबसे मिलकर राजा की तरफ बढ़ी और इसके गले लग गई। उफ, मैंने सबसे ज़्यादा आपको और अम्मू जान को मिस किया भाई, वो लाड से बोली। और हमने भी तुम्हें बहुत याद किया। अब तू आ गई है ना, इसी खुशी में अब जश्न होगा। जश्न क्यों अम्मू जान? वह ताईद तलब नज़रों से अम्मू जान को देखने लगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो शफ़क़त से मुस्कुरा दी। और वादा को पूरा करने का भी, रानी महा ने याद करवाया। हाँ, वो गड़बड़ा गया, फिर फ़ौरन संभल कर बोला। क्यों नहीं, अब तुम अंदर जाओ। अरूसा बेगम हमारी बहन को अंदर ले जाएं, वो अपनी बीवी को हुक्म देता आगे बढ़ गया, इससे बेखबर कि कोई कितनी शिद्दत से इसकी एक नज़र का मुंतज़िर था। वो आधी रात को अपनी आरामगाह में आया तो अरिका को अपना मुंतज़िर पाए। वो पहले तो हैरान हुआ, फिर सख्त लहजे में बोला। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? इसके लहजे की नागवारी महसूस करके वो फ़ौरन उठी। आप मेरे बिस्तर पर क्यों? वो मज़ीद गुस्से में आ गया और आगे बढ़े, इसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। वो इसके गुस्से को देखकर बुरी तरह डर गई। वो मैं इससे कोई जवाब न बन पड़ा तो लब दांतों तले कुचलने लगी। इसे भूल ही गया कि वो क्या बात करने आई थी। इसने गुस्से से इसका बाजू झटका और बाहर की जानिब इशारा करते तेज़ लहजे में बोला।
निकलो यहाँ से, दोबारा ये गलती की तो बहुत भयानक सज़ा मिलेगी, समझी। वो खामोशी से आंसू भरी नज़रों से देखेगी, मगर वो कितना बेरहम था इसका अंदाज़ा उसे नहीं हुआ था। जाओ, इसकी धाड़ पर वो भागकर बाहर निकल गई। पागल हो गई है ये। वो सर झटक कर मुड़ा सामने, और रूसा बेगम खड़ी थी। ये रिवाज था कि राजा के ख़ानदान में इनकी बीवियाँ इसके कमरे में इसके साथ सो नहीं सकती थी, क्योंकि वो राजा से कमतर थी इसकी जूती के बराबर। इसलिए राजा के कमरे से मंसलिक एक कमरा था, जिसका दरवाज़ा राजा की आरामगाह में ही खुलता था। आप जाग रहे हैं अब तक? वो अपने बिस्तर पर बैठते हुए बोला। जी, आप ऊंचा बोल रहे थे तो मैं उठकर यहाँ आपको देखने चली आई। वो आगे बढ़कर इसकी शॉल उठाती हुई बोली। हम थक गए हैं, अब आराम करेंगे, आप भी आराम करें। इसके चेहरे से बेजारी का तासुर नुमाया था। दूसरे अल्फाज में वो इसे यहाँ से जाने का कह रहा था। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मैं जानती हूँ राजा, मैं आपको पसंद नहीं, लेकिन आप मेरे अलावा किसी के हो भी नहीं सकते। आप मेरे अलावा किसी के हो भी नहीं हो सकते, किसी के नहीं। एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट इसके होंठों को छू गई। और रानी किधर मर गई है? इधर दफ़ा हो, कब से बुला रही हूँ तुझे। अम्मा अपनी महसूस करारी आवाज़ में गरज रही थी। वो जल्दी से इनके पास पहुंची। क्या है अम्मा, कभी तो सुकून लेने दिया करो, इसने तड़क कर कहा, और वहीं पड़े मुड़े पर जम गई। बक न करो, जा तैयार हो जा, राजा के बंगले में जाना है। क्यों? हैरत के मारे वो उछली पड़ी, क्योंकि अम्मा इसके लाख कहने पर भी इसे कभी बंगले में लेकर नहीं गई थी। न जाने कौन सा डर था इसे। राजा की बहन आई है, शहर से पढ़कर सबकी रोटी है वहाँ, आज सब जाएंगे, तू भी तैयार हो जा। अम्मा ने तफसील इसके गोशो गुजार की। ना अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। इसके इनकार पर अम्मा ने गौर से उसे देखा। क्यों ना जाएगी तू? हमारी कौन सा खुशी इन राजों को अजीज़ है जो हम इन तकरीब में जाएं, और भाग को भी तो ये। बस चुप कर, जैसी बात किसी और के मुंह पे मत करियो, सुना तूने? अम्मा ने मुंह पे हाथ रखकर इसे समझाया, और खींचतान के साथ ले आई बंगले में। आकर इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना सोना घर है अम्मा? हाय अल्लाह! वो मुंह खोले वसी और इस सरसब्ज लॉन को देख रही थी, और वो कुछ गलत भी ना थी। जो भी देखता यूं ही दंग रह जाता। नूरी ने इसके कंधे पर हाथ मार के इसका सकता तोड़ा। ले, तू भी आई है, आज तो मज़ा आ जाएगा, चल आजा। वो से लिए हरे भरे लॉन की तरफ चल दी। अरे अंदर ना जाइयो, गलती से भी अम्मा ने नसीहत की, मगर इधर परवाह किसे थी। वो नूरी का हाथ थाम कर अंदर की जानिब चल दी। अरे किधर जा रही, मरवाएगी क्या? चल वापस। नूरी अपना हाथ छुड़वाने लगी। आजा ना, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, इसने तसल्ली दी। ओ पागल, हम अंदर नहीं जा सकते। नूरी अब भी हिचकिचा रही थी। क्यों? हम बस देख के आ जाएंगे अंदर से, कितना अच्छा है यहाँ, तो कोई भी नहीं है। वो किसी तौर टलने वाली ना थी। रानी इसका हाथ खींचकर पिछले हिस्से से अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर आकर इसे लगा वह जन्नत में हो। वो सांस रोके हर चीज़ को देख रही थी। इतना खूबसूरत, इतना मुकम्मल। वो एक एक चीज़ को छूने लगी। अचानक इसके कदम थम गए। वो एक खूबसूरत शीशे का मुजस्मा था, जिसके एक हाथ पे इसकी इसी बंगले से मुशाबा घर था, और दूसरे हाथ पे एक छोटा सा बेतहाशा चमकदार घड़ी की शक्ल का क्रिस्टल था, जिस पर लिखा था टैप टू एंटर इनटू प्लेस। ये क्या लिखा? नूरी ने पूछा, मगर इसने जवाब देने की बजाय भड़ककर क्रिस्टल पर लगे बटन पुश करने शुरू कर दिए। अचानक एक तेज़ आवाज़ के साथ सामने दीवार ऊपर उठना शुरू कर दिया। वो दोनों डरकर बाहर को भागी, मगर शायद बहुत देर हो चुकी थी। राजपुर, जिसका दूसरा नाम रानीपुर था, एक छोटा मगर बेहद खूबसूरत इलाका था। हर तरफ सरसब्ज लहराते दरख्त, ऊंचे लंबे पहाड़, शफाफ पानी की नदियाँ, और बेशुमार कुदरती महसूर कुन नज़ारों से भरपूर फितरती हुस्न से माला माल इलाका था, जिस पर सदियों से राज खानदान हुकूमत करता आ रहा था। मुफलिसी और गुर्बत के मारे तलीम से कोसों दूर, सादा और नासमझ लोगों की बेबसी से फ़ायदा उठाने वाले राजाओं का हुक्म पूरे इलाके पर चलता था। ज़माना जहालियत की तरह यहाँ भी बेटी को मनहूस कहा जाता था, ख़ास तौर पर राजा फैमिली में। राजा अली के 3 बेटे थे, रहमान अली, अदनान अली, उस्मान अली। दस्तूर के मुताबिक राजा अली के बाद इनके बड़े बेटे राजा रहमान इनकी जगह पर आए। राजा रहमान की शादी इनके चचाजाद से हुई थी। वो बहुत नरम मिजाज औरत थीं, सब इन्हें अम्मू जान कहते थे। इनके 2 बच्चे थे, बेटा अबसाम और बेटी महा। राजा रहमान के बाद ये नशिस्त अबसाम के ही हिस्से में आई थी। जुल्म और सितम में अपने बाप दादा को भी पीछे छोड़ गया था। अदनान
अदनान अली की सिर्फ एक ही बेटी थी, रूसा बेगम, जो कि अफसाम की बीवी बन चुकी थी। ये अलग बात थी कि इस रिश्ते में अफसाम की मर्जी शामिल ना थी। सबसे छोटे उस्मान अली के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। उस्मान की शादी इनकी पसंद से हुई थी। आमला बेगम एक नहायत ही मगरूर किस्म की औरत थी। इनका बड़ा बेटा सुबहान अली शादीशुदा था और खासा दब्बू किस्म का था, जबकि छोटा बेटा किसी मजारे के हाथों मारा गया था। बेटी की मौत पर तो वो पागल ही हो गई थी। उन्होंने कातिल का पूरा खानदान जिंदा जला दिया था, मगर इस पे भी सुकून न मिला तो कातिल के बदले इसकी बहन अरिका को अबसाम की बीवी बनाकर ले आई, जो रोज़ इनके इंतकाम की भीड़ चढ़ती थी। इसका भाई 6 साल से इनकी कैद में था। वो अबसाम से इसकी रिहाई की भीख मांगना चाहती थी, मगर वो तो इसकी शक्ल देखने का भी रवादार न था। राजा रहमान की मौत के बाद आमला बेगम खुलकर सामने आ गई। अम्मू जान चूके चल फिर ना सकती थी, तो घर का सारा निज़ाम खुद ब खुद इनके हाथ में चला गया। यूं अबसाम का राज महल से बाहर था, मगर घर की रानी आमला बेगम थी। किसी भी लड़की को पढ़ने की इजाज़त ना मिल सकी थी सिवाय रानी महा के। इसकी 2 वजूहत थी। एक तो वो राजा की बहन थी और राजा की लाडली भी। दूसरी वजह थी इसकी मोहब्बत। जी हाँ, वो अपने ही इलाके के गरीब लड़के पर दिल हार बैठी थी। जब ये बात राजा तक पहुंची तो वापस से बाहर हो गया, मगर अपनी लाख कोशिश के बावजूद वो माजी नामी के लड़के को महा के दिल से नहीं निकाल सका था। तब इसने आखिरी चाल चली थी। इसने महा को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था, इस वादे पर कि जब वो वापस आएगी तो उसका निकाह माजी से करा दिया जाएगा। और इसके जाने के फ़ौरन बाद वो लड़का भी गायब हो गया था। कहाँ ये कोई नहीं जानता था। कौन हो तुम लोग, क्या करने आई थी यहाँ, बोलो। आमला बेगम ने रौबदार आवाज़ में नजरें इन दोनों पर गाड़ते पूछा, जो हाल के एक कोने में डरी सहमी खड़ी थी। कमरे में घर के अफराद के अलावा तकरीबन सभी खादमाएँ भी मौजूद थीं। हम सिर्फ देखने आए थे, रानी ने सच्चाई बयान की, मगर वो ये भूल गई थी कि वो इस वक्त राजा वेला में खड़ी थी, जहाँ न जाने कितने गरीब अपनी सच्चाई का रोना रोते बेबसी की मौत मारे गए थे। झूठ झूठ बोलती हो, तुम चोर हो, तुम लोग चोरी करने आए थे यहाँ। वो इसके करीब आते हुए फंकारी। नूरी डर के मारे बाकायदा कामने लगी। डर तो रानी भी रही थी, मगर वो जाहिर नहीं करवा रही थी। ना नहीं, सच में मैं नूरी हल्काई, मगर आमला बेगम ने गुस्से से इसकी बात काट दी। बंद करो बकवास, अपनी सच बताओ। अगर अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो। आमला बेगम ने नूरी के मुंह पर थप्पड़ जड़ते हुए कहा। इस लम्बे सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आते राजा अबसाम की निगाहों ने यह मंजर देखा। वह सर झटक कर आगे बढ़ने लगा, मगर फिर कुछ सोचकर वहीं चला आया। क्या हो रहा है यहाँ, कमरे में राजा की महसूस रौबदार आवाज़ गूंजी। रानी ने मुड़कर आवाज़ के ताक़ुब में पीछे देखा। वो मेहरून कीमती कुर्ते और सफ़ेद शलवार में गर्म भारी शॉल कंधों पर डाले अपने महसूस पुरवकार अंदाज में खड़ा आमला बेगम की तरफ देख रहा था। चोर हैं ये दोनों, चोरी करने आए थे हमारे महल में, आमला बेगम इसे बताने लगी, मगर ये भूल गई थी कि चोरी की सज़ा क्या है। हम बताते हैं इन्हें। वो नफ़रत भरे अंदाज में इन्हें देखे हुए मुड़ी और पीछे खड़े 2 मुलाजमों को इशारा करते बोली, ले जाओ इन्हें बाहर और काट दो, हाथ काट दो इनके, सबके सामने इबरत बना दो इन्हें, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने के बारे में सोचे भी ना सके। वो बगैर किसी लिहाज के इन्हें सफ़ाकाना हुक्म देती आगे बढ़ गई। नूरी के पसीने छूट गए। वह हाथ जोड़कर आमला बेगम के कदमों में गिर गई। मैंने कुछ नहीं किया रानी जी, खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दे, मुझे तो ये लेकर आई थी। नूरी ने गड़गड़ाते हुए रानी की तरफ इशारा किया, मगर किसी ने इसकी तरफ तवज्जो न दी। दोनों मुलाजिम इनकी तरफ बढ़ी। रानी ने गुस्से से अपनी तरफ बढ़ते मुलाजिम को पीछे धिक्का दिया और इश्तियाल भरे अंदाज में बोली, समझ में नहीं आता क्या तुम लोगों को कि जब मैं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ देखने आई थी तो क्यों नहीं मानते तुम लोग। मारने का इतना ही शौक है क्या तुम्हें, आदम खोरो। इसकी यूं चीख कर कहने पर बाहर निकलते राजा के पैरों को ब्रेक लगी। इसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। ये आवाज़, ये अंदाज तो वो लाखों में भी पहचान सकता था। आमला बेगम भी हैरानी से पलटी। मुलाजिम खींच के से बाहर ले जाने लगे, जब यकदम राजा की आवाज़ कमरे में गूंजी और हर नफूस को साकत कर गई। छोड़ दो इसे। सब राजा को देखने लगे। खुद रानी भी हैरान थी। सुना नहीं क्या, अब के वो धाड़ मुलाजिम तेज़ी से पीछे हुए। राजा ये क्या कह रहे हैं, आप जानते भी हैं ये हमारा हुक्म था। आमला बेगम को इसकी दखल अंदाजी सख्त नागवार गुजरी थी। राजा के होते हुए आप कैसे कोई हुक्म दे सकती हैं, वो जताते लहजे में जहर खुंद मुस्कुराहट से बोला और मुलाजिम को इशारा करता बाहर निकल गया। वो सख्ते की कैफियत में घिरी इसकी पुश्त देखती रह गई। वो हैरान पेशान बैठी थी कि आज इस पर कैसा बहतान लगा था। वो तो सिर्फ देखना चाहती थी, किसी गलत इरादे से तो वहाँ नहीं गई थी। इसे याद आया, अम्मा ने एक बार कहा था, तोहमत इस कांटे की तरह होती है जो चुभते हुए ये नहीं दिखता कि पाँव नेक राग गजीर के हैं या बद के। हाँ, सच ही तो कहा था। फिर यकदम इसे राजा का रवैया याद आया। इसने इसकी हमायत क्यों की थी, इससे सज़ा से क्यों बचाया, जबकि इसके मुतालिक तो मशहूर था कि वह ज़रा सी गलती पर गर्दन उतारने में देर नहीं लगाता था। फिर
तो फिर आज क्यों? वो जितना सोचती उलझती जाती थी और यही बात जब सज्जी को पता चली तो वो भड़क उठा। कहा था तुझे, रोका था तुझे, नहीं मानी ना तूने देख लिया अंजाम। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, जिंदा खड़ी हूँ तेरे सामने, देख मुझे, वो आराम से बोली, मगर वो शदीद गुस्से में था। बकवास बंद कर, अपनी मनमानी करती फिरती हर जगह। आज के बाद तू घर से नहीं निकलेगी, समझी। किसी अनजाने खौफ के तहत इसने इसे दबे लफ्जों में समझाना चाहा था, मगर वो ये सुनकर बदक उठी। क्यों ना जाऊंगी? अब क्या मैं कैद होकर बैठी रहूंगी? तू तो वैसे भी डरपोक है, राजा को बिला वजह मशहूर किया हुआ है। वो ऐसा वैसा इतना अच्छा तो है, वो इसी ने छुड़ाया। आज मुझे बात ख़त्म करके वो खुफी से रुख फेर गई। वो गहरी सांस भरते इसके सामने आ खड़ा हुआ और कंधों से पकड़कर इसे करीब करता हुआ बोला, देख मैं बस ये जानता हूँ कि मैं तुझे खो नहीं सकता। तू प्यार है, मेरा बचपन का, मेरी हयाती है। अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगा, बोल। वो प्यार से इसे देखते हुए बोला। वो हौले से हंसी और सर इसके कंधे पर टकाकर बोली, कुछ नहीं होगा मुझे, तू फिक्र ना कर, मैं तेरी ही रहूँगी। ख्वामखा दिल ना छोटा किया कर। रानी की बात पर इसके दिल में ढेरों सुकून उतर गया। वो कुर्सी की पुल से सर टकाए आंखें मूंदे किसी गहरी सोच में गुम था। जिंदगी में पहली बार वो इस तरह दुनिया से बेजार बैठा था। इसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा बसा था। कैसे भूल सकता था वो इसके इस चेहरे को, जिसकी तलाश में इसने 3 साल गुजार दिए थे। पल पल इसकी जुदाई को महसूस किया था। राजा अफसाम हर लिहाज से मुकम्मल, जिसके एक इशारे पर लड़कियां इसके कदमों में गिर जाती थी। कोई कैसे यकीन कर लेता कि इसे एक मामूली और गरीब लड़की की मोहब्बत ने चारों शाने चित कर दिया था। इसे याद था आज भी वो दिन जब राजा रहमान ने इसका इम्तिहान लेने के लिए इसे चंद एक सिपाहियों के साथ पहाड़ के पीछे मौजूद डाकुओं के गिरोह से लड़ने के लिए भेजा था। लड़ाई के दौरान इसके सारे साथी मारे गए थे और वो अंधेरी रात में जख्मों से चूर वजूद लिए बामुश्किल जान बचाकर पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंचा था। इसे महसूस हुआ कि फासले पर कोई वजूद मौजूद है जो लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाने की कोशिश में मसरूफ था। वो घसीटता हुआ इस तक पहुंचा। करीब जाने पर से मालूम हुआ कि नीले रंग के सूट में मलबूस वो कोई लड़की थी। इसकी कराह सुनकर वो पलटी और अपने बिल्कुल पीछे एक भरपूर जवान मर्द को देखकर बुरी तरह डर गई। वो तेजी से खड़ी हुई, इससे पहले कि वो भाग जाती राजा ने आवाज़ देकर इसे रोका। सुनो। वो रुककर कुछ देर यूं ही खड़ी अजीब सी निगाहों से इसे देखती रही, फिर इसके करीब चली गई। तुम तो जख्मी हो, वो तशवीश से बोली, और तुम जख्मी को अकेला छोड़कर जा रही हो? वो खिलाफे मामूल नरमी से शिकवा कना अंदाज में बोला। वो अब इसके जख्म देख रही थी और राजा इसका चांद सा सफ़ेद चेहरा। चलो उठो, यहाँ से आके करीब चलो। वो इसे एक बाजू से पकड़कर उठाने लगी। वो ट्रांस की कैफियत में लड़खड़ाता हुआ इसके साथ चलता आया और आके करीब बैठ गया। वो चलती हुई नदिया तक गई और बहते पानी से दुपट्टे का कोना गीला करके लाई। लाओ मैं तुम्हारे जख्म साफ कर दूं। इसकी आवाज़ ऐसे होश की दुनिया में खींच लाई। हाँ, मगर कैसे? वो हैरानी से इसे देखने लगा। इससे दुपट्टा दिखाते बोली और चेहरे से जख्म साफ करने लगी। वो बड़े मगर अंदाज में अपना काम कर रही थी। इसने एक बार भी इसके चेहरे की तरफ निगाह नहीं उठाई थी, जबकि वो मुकम्मल तौर पर इसके हुस्न और मासूमियत में खोया हुआ था। सुर्ख और सफ़ेद रंग, बड़ी बड़ी स्याह काली आंखें, लंबी बल्कि सुर्ख याकूती होंठ जो सर्दी के बायस से नीले पड़ गए थे। वो बेखुदा इसे देखे जा रहा था। इस वक्त से कुछ याद ना था। वो अपना मुकाम मर्तबा सब भूल चुका था। याद था तो इतना कि वो पहाड़ों के दरमियान सख्त पथरीली ज़मीन पर ज़ख्मी वजूद लिए एक बेगर्ज और हमदर्द लड़की की मसीहाई का शरफ हासिल कर रहा था। इसे महसूस हुआ इसके सब दर्द ख़त्म हो गए। वो नहीं जानता था इसे क्या हो गया था। एक सुकून था जिसे हर चीज़ से बेगाना किए जा रहा था। इसका दिल शिद्दत से बस यही चाह रहा था कि वक़्त यहीं थम जाए, वो यूं ही इसे देखता रहे। मगर हर ख्वाहिश कामिल होना इंसान के इख्तियार में नहीं होता। वो बार बार नदी तक जाती और दुपट्टा धोकर लाती, जो अब आधे से ज़्यादा गीला हो चुका था। आधे घंटे तक वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। अब क्या करोगे? तुम कहाँ जाओगे? वो अपनी चीज़ें उठाते हुए बोली। तुम मुझे इस दरख्त तक छोड़ दो, बस बाकी मैं खुद कर लूँगा। वो कुछ सोचते हुए बोला, मगर अगले ही लम्हे ठटक गया। वो ज़मीन पर बैठी किताबें उठा रही थी। ये क्या है? किताबें? वो सुकून से बोली। मगर यहाँ वो हैरान था क्योंकि गांव में ये इजाज़त किसी को भी ना थी और ना ही सहूलत। हाँ मैं जानती हूँ, मगर मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं सबसे छुपकर रोज़ यहाँ आकर पढ़ती हूँ। किसी को भी नहीं पता, अम्मा के अलावा।
वो तफसीलन बताने लगी, और तुम भी मत बताना किसी को। आखिर में मुस्कुराते हुए शरारत से बोली, ये जाने बगैर कि वो अपना राज इसी के सामने खोल चुकी है जिससे इसे सबसे ज़्यादा ख़तरा लाहक था। ये पहला मौका था जब इसने निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा, और वो इन आंखों के समुंदर में खुद को डूबने से बचा नहीं पाया था। वो इसका हाथ थाम कर उठ खड़ी हुई और इसे इसकी मंजिल की तरफ छोड़कर अपने रास्ते की तरफ बढ़ गई, मगर वो कितनी ही देर से खुद से दूर जाते देखता रहा। इस दिन के बाद वो हर रोज़ वहाँ आता था इसकी तलाश में, और हर शाम नामुराद लौट जाता था। और आज इसका इंतज़ार मुकम्मल हो गया था, मगर नहीं, शायद किस्मत को इसके सब्र का भी मज़ीद इम्तिहान लेना था। मैं तुम्हारे ही दम से ज़िंदा हूँ, मर ही जाऊँ जो तुमसे फुर्सत हो। खटके की आवाज़ पर वह चूक सीधा हुआ। आजा। खिलाफ़े मामूल इसका लहजा नरम था। मुलाजिम हैरान होता अंदर आया और मुअद्दब सा सर झुकाकर खड़ा हो गया। हूँ, क्या खबर है? वो आंखें खोलकर इसकी जानिब देखते हुए पूछने लगा। राजा जी, इस लड़की का पता चल गया है साहब। इसका नाम रानी है जी, करमादाद की धी है, इसी पिंड की है। मुलाजिम ने तफसीलात बताई। रानी, वो होले से बड़बड़ाया और सर झटक हंस दिया। और एक और बात भी। मुलाजिम कुछ याद आने पर फिर से बताने लगा। इसने आईब्रो उकसाकर मुलाजिम को देखा। इसकी मंगनी भी हो गई जनाब, इसके ताए के लड़के से। क्या कहा तुमने? वो गुस्से से भड़क उठा। कौन है वो मर्द मर्दूद जो हमारी चीज़ पर नज़र रख रहा है? इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। कुछ देर पहले वाली नरम मिजाजी गायब थी। मुलाजिम डर के मारे 2 कदम पीछे हटा और कांपते लहजे में बोला, जनाब सज्जाद नाम है इसका। गाड़ी तैयार करो, हम अभी जाएंगे। वो हुक्म देता बाहर निकल गया। क्या हो गया है? उफ़, क्या हो गया है? अम्मा जी बैठ जाएं अब, अमीरा ने उकताकर आमला बेगम से कहा, जो बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रही थी। कैसे बैठ जाऊं? आज देखा नहीं तुमने, क्या हुआ है? ज़रूर कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है अम्मा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो उलझन भरी नज़रों से इन्हें देखते हुए बोली, आज तक अफसान ने ऐसा नहीं किया मेरे खिलाफ। वो आज तक नहीं गया। रूसा, सुनो। यकदम कुछ याद आने पर रूसा के पास आ बैठी और सरगोशी के अंदाज में पूछने लगी, क्या लगता है तुम्हें कहीं कोई लड़की का तो चक्कर? अरे नहीं चची जान, राजा अफसान और लड़की के पीछे हो ही नहीं सकता। रूसा के लहजे में यकीन था। पता तो हम लगा ही लूँगी, वो मजबूर लहजे में बोली और चाय लाती अरिका की तरफ घूमी। तुम रात को राजा के कमरे में क्या कर रही थी? वो गुस्से से पूछने लगी। वह गड़बड़ाकर रूसा को देने लगी। क्या पूछ रही हूँ मैं? उठकर इसके सामने आ खड़ी और इसके बाल मुट्ठी में जकड़कर बोली, को कुछ भी नहीं। इसने डरते डरते बात पूरी की और मदद तलब नज़रों से अम्मू जान को देने लगी। छोड़ो आमला, इसे क्या कर रही हो? इसका भी तो शोहर है, वो बगैर वजह के भी जा सकती है वहाँ। अम्मू जान ने धीमे अंदाज में समझाना चाहा, मगर वहाँ इनकी बात समझने वाला कोई ना था। आमला बेगम अपना चेहरा इसके करीब करके बोली, आज के बाद अगर ऐसा कुछ सुना मैंने तो जान से मार दूंगी तुम्हें, समझी? वो इसके बालों को झटका देते हुए बोली और एक तनफ्फुर भरी निगाह अम्मू जान पर डालकर पलट गई। रानी, देख तू बाहर कौन है? खटके की आवाज़ पर अम्मा वहीं बैठे बैठे आवाज़ लगाई। आए हाय अम्मा, तू इतनी तो ठंड है, तू खुद देख ले। वो मुँह बसूर कर बोली, उठती है या मैं उठाऊं तुझे? अम्मा की शाही फरमान पर वो गुस्से से लिहाफ फेंक कर उठी और दरवाजे की तरफ लपकी। सुकून नहीं मिलता लोगों को अपने घर इतनी ठंड में, तो कीड़े भी अपने बलों से नहीं निकलते। ये पता नहीं कौन सी मखलूक है जिसे सुकून नहीं। वो मुसलसल बड़बड़ाती आ रही थी, मगर आवाज़ इतनी ज़ोर थी कि बाहर खड़े राजा तक बासानी पहुंच सकती। मुलाजिम ने घबराकर राजा के तासरात देखे जो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। इसने जो ही दरवाज़ा खोला, सामने खड़े शख्स को देखकर फरीज हो गई। आप? वो मुंह खोले से देखने लगी। वो एक कदम आगे आए और महफूज कुन मुस्कुराहट से बोला, जी हाँ, हम ही वो मखलूक हैं जिसे इतनी सर्दी में भी सुकून नहीं मिलता। आए ना? नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं कहा था, वह बामुश्किल बोली, लेकिन अगर आप हमारे लिए कहती तो भी हमें अच्छा लगता। वो मायनी खेजी से मुस्कुराकर बोला। वो ना समझी से इसका चेहरा देखने लगी जो गुस्से की बजाय खुश हो रहा था। बुरे बाल, बुरी आंखें, खड़ी नाक, सुर्ख बड़े बड़े होंठ, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, हल्की बड़ी हुई दाढ़ी। वो 35 साल का एक खुश शक्ल नौजवान था। अंदर नहीं आ सकते क्या हम? राजा की आवाज़ इससे महवत टूटी। वो हड़बड़ाकर साइड पर हुई। आइए। आपने पूछा नहीं हम यहाँ क्यों आए हैं? वो 2 कदम अंदर आकर वो वहीं रुककर पूछने लगा, क्यों आए हैं? वो इससे देखने लगी। आपको शुक्रिया कहने। अब वो बराह रास्त इसकी आंखों में देख रहा था। शुक्रिया? रानी मजीद उलझी, मगर इससे पहले कि वो मजीद पूछती, अम्मा बोलते बाहर आई। अरे कौन है जो वहीं रुककर गप्पे हाँक रही है? मगर जूं ही नज़र टका कर देखा, कुछ लम्हे सांस लेना भूल गई। सर पर हाथ मारकर तेज़ी से आगे बढ़ी। राजा जी, आप यहाँ हमारे गरीब खाने पर? जनाब, हमें बुला लिया होता। कोई गलती हो गई है क्या हमसे? डर और घबराहट से अम्मा की आवाज़ कांप रही थी। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो एक अर्ज़ी लेकर आए हैं आपके पास, और प्यासे को तो कुएं के पास खुद ही चलकर आना
पड़ता है ना। वो मायनी खेज निगाह रानी पर डालकर नरमी से बोला, अम्मा तो इसके लहजे पर किंग थी। हाँ जी करें बात, नहीं आए बैठे हैं आप। वो तेज़ी से अंदर गई और चादर लाकर सहन में पड़ी चारपाई पर डाली, तकिया दुस्त करके रखा। अब बैठे राजा जी। जा रानी लस्सी ला। चलकर अम्मा ने रानी को घूर कर कहा। वो जो हैरान खड़ी सारी कार्रवाई देख रही थी, खामोशी से रसोई की तरफ बढ़ गई। अम्मा अम्मा बता भी दे, राजा ने क्या कहा है। राजा के जाती वो अम्मा के सर हो गई थी, जो सर बांधे वहीं लेटी किसी सोच में गुम लेटी थी। बता दूंगी तुझे, सब्र कर। अम्मा ने इसे टाला, मगर वो भी रानी थी, कैसे सब्र कर लेती। जब तक बताएगी नहीं मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। रानी दिमाग ना खराब कर। मेरा अम्मा का गुस्सा आने लगा। फिर बता मुझे, रिश्ता लेने आया था तेरा, शादी करना चाहता है तुझसे, 2 दिन की मोहलत देकर गया है। अम्मा तो गोया फटी पड़ी थी और रानी वो आंखें फाड़े अम्मा को देखने लगी। क्या कह रही है चाची तू? ऐसा कैसे हो सकता है? सज्जी जो किसी काम से वहाँ आया था, मगर ये जानलेवा इंकशाफ सुन के वहीं जम गया था। इसकी आवाज़ पर दोनों घबरा कर उठी। अरे कुछ नहीं बेटा, तू आ बैठ। अम्मा ने इसे राम करना चाहा। वो चाची इतनी बड़ी बात होगी और तू कह रही है कि कुछ नहीं हुआ। सच सच बताओ मुझे, क्या मामला है ये? इसकी आंखों में खून उतर आया था। रानी तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। कुछ कहने के लिए इसने लब खोली थी कि सज्जी ने हाथ उठाकर इसे खामोश करवा दिया। मजबूर अम्मा को सारी बात बतानी पड़ी। पूरी बात सुनकर आपे से बाहर हो गया। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इस राज्य को। समझता है क्या है ये खुद को? नहीं तू ऐसा कुछ नहीं करेगा सज्जी, तू बस शादी की तैयारी कर। आज रात के अंधेरे में से रुखसत करवा के यहाँ से दूर ले जा। रानी ने चुप कर माँ को देखा। ये क्या कह रही है तू? अम्मा ठीक कह रही हूँ मैं। ये राजे कभी कमी जातों की लड़कियों को इज्जत नहीं देते बनाते। 2-4 दिन सर आंखों पर बैठाते हैं, फिर कदमों की खाक बना देते हैं। लेकिन अम्मा, रानी ने कुछ कहना चाहा। ठीक कह रही है तू चाची, हम आज के अंधेरे में ही यहाँ से निकल जाएंगे। कहकर वो वापस मुड़ गया, जबकि वो खाली नज़रों से इसे जाता देखती रही। यकतलक इसके जेब में झमका हुआ इसने चादर उठाकर अच्छी तरह अपने इर्द गिर्द लपेटी और दबे कदमों बाहर निकल आई और उसका रुख हवेली की तरफ था। भैया भैया वो जो सरशार सा अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, न आवाज़ पर ना गौरी से पलटा। वो इस वक्त सिर्फ रानी को सोचना चाहता था, मगर इस मुदाखलत पर इसके माथे पर बल पड़ गए। सामने ही रानी वहाँ खड़ी थी। कितनी बार कहा है हमें पीछे से आवाज़ मत दिया करो। राजा की सख्त आवाज़ हाल में गूंजी। महा समेत सबने हैरानी से इसके तासरा देखे। फिर सर झटक कर बोली, आपसे बात करनी है मुझे। बोलो क्या बात है? सजावल कहाँ है? इसका लहजा ना चाहते हुए भी तलख हो गया। हमें क्या पता कहाँ है वो? नागवारी से बोला। झूठ बोल रहे हैं आप, वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। राजा ने हैरान से पलटकर इसे देखा। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? आप राजा हैं, मुहाफिज हैं यहाँ के। आप तो अपने जानवरों तक की हिफाजत करते हैं और तो और कम ज़ात दुश्मनों को भी सर पर बैठाते हैं। इसने कोने में खड़ी अरीका की तरफ तनफ्फुर से देखा। आपके इलाके से एक इंसान यूँ गायब हो जाए और आपको मालूम ना हो, ये कैसे हो सकता है? कैसे राजा हैं आप? अगर आप लोगों की जान माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो आपको राजा बनने का भी कोई हक नहीं है। चटाक चटाक। बात पूरी होते ही राजा का हाथ उठा और इसके गाल पर निशान छोड़ गया। वो गाल पर हाथ रख के फटी फटी आंखों से देखने लगी। आमला बेगम तो हक तक रहेगी। इन्हें बना बनाया खेल बिगड़ता दिखाई दिया। वो जल्दी से आगे बढ़कर महा को गले से लगाती हुई बोली, अरे क्या कर रहे हैं आप? ये बहन है आपकी, यही तो मसला है, मगर कसूर इनका नहीं है। हम ही कसूरवार हैं जो इनकी हर जायज़ और नाजायज़ बात मानते रहे हैं। इसके लहजे में थकन वाज़ा थी। फिर उंगली उठाकर कदरे सख्त लहजे में बोला, कान खोलकर सुन ले रानी महा, अगर हम आपकी हर बात मानकर आपको सर पर बैठा सकते हैं तो इस गुस्ताखी के लिए सर से उठाकर ज़मीन पर भी पटक सकते हैं, और ऐसा करके हमें ज़रा भी अफसोस ना होगा, समझी आप? ये कहकर वो रुका नहीं था। तेज तेज कदम उठाता अपनी आरामगाह की तरफ बढ़ गया। रानी महा भी रोते हुए भागकर ऊपर चली गई। आमला बेगम ने फाताना नज़रों से अरूसा बेगम की तरफ देखा और खिलखिलाकर हंस दी। अब वो दिल में अपना अगला प्लान तैयार कर रही थी। कहाँ, कब और कैसे महा को राजा के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। वो बगैर इधर उधर देखे तेजी से आगे बढ़ रही थी। जब इसे अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी, वो बगैर रुके चलती रही। रानी रुक किधर जा रही है? अब आवाज़ करीब से आ रही थी। वो शायद नहीं, यकीनन सज्जी की आवाज़ थी, मगर वो पढ़ना नहीं चाहती थी। सज्जी ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। सुन नहीं रही क्या तू? यहाँ बहरी हो गई है? वो गुस्से से पूछने लगा। छोड़ मुझे। वो हाथ छुड़ाकर 2 कदम पीछे हट गई। किधर जा रही थी? राजा से मिलने। इसे साफ बताया क्यों? सज्जी के माथे पर बल पड़े। बात करूंगी इससे। वो बगैर डरे बोली। क्या बात करेगी? कि हमारा पीछा छोड़ दे। वो अरे वो छोड़ देगा? पता नहीं, जली हो गई है। तू चल घर जा। वो तासुब से गर्दन हिलाता बोला। तू जा, मैं आ जाऊंगी। वो फिर से जाने लगी। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? चल घर। अब के वो गुस्से से बोला। तू क्या
क्या तू चाहता है कि हम ये सब छोड़कर चले जाएं, जहां हम पैदा हुए, बचपन गुजारा? तू रह लेगा अपने माँ बाप के बगैर? इसकी आंखों में आंसू आ गए। देख, जब हमारा निकाह हो जाएगा ना तो राजा खुद ही पीछे हट जाएगा, फिर हम वापस से यहाँ आ जाएंगे। अभी तू चल यहाँ से। वो इसलिए घर की तरफ चल दिया, ये जाने बगैर के दो पुरसोच निगाहों ने कितनी दूर तक इनका पीछा किया था। क्यों लाया गया हमें यहाँ? ये आवाज़ सज्जी की थी। आस्था बोल, ये राजा का ठिकाना है। मंठार ने इसे आसानी से समझाया। राजा के हुक्म पर वो सब वहाँ बुलवाए गए थे। हूँ राजा। सज्जी फिर से बपरी रानी के आगे बढ़कर इसका हाथ दबाकर खामोश रहने का इशारा किया। इतनी देर में राजा आता दिखाई दिया। इसके चेहरे के तासरा देखकर एक लम्हे को तो सज्जी को भी खौफ महसूस हुआ। वो चलता हुआ इसके सामने आकर रुका और हाथ पीछे बांधकर बगौर सबको देखने लगा। हाँ भाई, क्या करने चले थे रात के अंधेरे में तुम लोग? वो करख्त लहजे में बोला, मगर देख सिर्फ सज्जी को रहा था। सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। मुझसे छुपकर निकाह हूँ? वाह भाई, बड़े दलेर हो गए हो सब। अब वो इधर उधर चक्कर काट रहा था। सज्जी का बाप हाथ जोड़कर कामती आवाज़ में बोला, नहीं राजा जी, हम कैसे कर सकते हैं ऐसा? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो। मगर क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? इसकी धार ने सबकी बोलती बंद कर दी। तो क्या हमें अपनी खुशियां हासिल करने के लिए आपकी इजाज़त चाहिए होगी? सज्जी की तल्खी से कहने पर पूरा इसकी तरफ घूम गया और इसे सर से पैर तक देखकर बोला, बड़ी लंबी जुबान है तेरी छोरे की। ना नहीं साहब, जो जवान है ना, गर्म खून है, माफ़ कर दो साहब। वो कनखियों से बेटे को खामोश रहने का इशारा करता बोला। माथे को उंगलियों में दबाते वो कुछ देर अपना गुस्सा जब्त करता रहा। जब बोला तो लहजा नरम था। कौन सी खुशी चाहिए तुम्हें? बचपन की मंग या जवान भाई? वो चूक गया। क्या मतलब? फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या चाहिए भाई यहाँ। वो बात दूरी छोड़कर इसका चेहरा देखने लगा। फैसला कर लो तो बता देना। ये कहकर वह पलट गया। सज्जी ने रानी को देखा और बस एक लम्हा लगा था इसे फैसला करने में। वो मजबूत और तेज लहजे में बोला, कहाँ है मेरा भाई? मुझे मेरा भाई चाहिए। बाहर निकलते राजा के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। रानी ने बेयकीनी से सर उठाकर इसे देखा। सज्जी, मुझे माफ़ कर देना रानी। वो सर झुका गया। रानी की आंखें हैरत और बेयकीनी से फैल गई। बहुत जल्दबाज हो, कुछ देर तो सोचते। राजा ने तंजिया हंसते हुए कहा और अपने बंदे को इशारा किया। वह सज्जी का बाजू थामे बाहर निकल गया। बेगम साहबा, आपको राजा जी बुला रहे हैं। हाल कमरे में मुलाजमा की तला पर सबने चूम कर एक दूसरे को देखा। खैरियत है ना? आमला बेगम ने हैरानी से पूछा। जी पता नहीं। अच्छा चलो हम आते हैं। अरूसा ने मुलाजमा को बेचकर आमला बेगम को देखा। चलो चलकर देखते हैं। इनके कहने पर सब हाल कमरे में चले आए, जहाँ राजा हाथ कमर पर बांधे इधर उधर टहलने में मसरूफ था, जबकि एक तरफ बड़े सोफे पर सजी सवरी रानी नर्वस सी बैठी थी, जो खुद पर सबकी नज़रें महसूस करके वो मजीद खुद में सिमरने लगी। कहिए, कैसे याद किया आपने? आमला बेगम की आवाज़ पर राजा के चलते कदमों को ब्रेक लगा और वह मुड़कर इन्हें देखने लगा। आइए आइए, एक अहम खबर सुनानी थी आपको। वो रानी को देखते हुए दिलकशी से मुस्कुराया। कैसी खबर? आपके सवाल रुसा बेगम की तरफ से आया था, जो रानी को कड़े तेवरों से घूर रही थी। हमने शादी कर ली है रानी, अब हमारी बीवी है और अब हमारे साथ रहेंगी। राजा ने गोया धमाका किया था। आमला बेगम को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था और रुसा बेगम आंखें फाड़े कभी रानी को और कभी राजा को देखती। मुलाजमाएं भी हैरत से एक दूसरे का मुंह तक रही थी। ये क्या कह रहे हैं आप? आमला बेगम बा मुश्किल बोल पाई। ठीक कह रहे हैं हम। किसी को कोई इतराज़? इसे नज़र घुमाकर सबको देखा और सबकी खामोशी पर मुतमिन होता बोला, चले आए रानी, हम आपको अपना बेडरूम दिखाते हैं। होंठों पे हंसी, आंखों में तारों की लड़ी है। वहशत बड़े दिलचस्प दोराहे पे खड़ी है। चाहा भी अगर हमने तेरी बज़म से उठना महसूस हुआ, पाँव में जंजीर पड़ी है। दिल रस्मे वरा शौक से मानूस तो होले तकमीले तमन्ना के लिए उम्र पड़ी है। कुछ देर किसी जुल्फ के साए में ठहर जाएं, काबिले गम में दौरान की अभी धूप कड़ी है। जिंदगी से किस मोड़ पर ले आई थी, इसके बारे में तो इसने कभी सोचा भी ना था। इसने नज़र घुमाकर कमरे को देखा, पुरअसाइश और कीमती चीज़ों से आरास्ता, जिसकी हर चीज़ इसके मालिक के आला ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत थी। ऐसा सब तो इसने ख्वाब में भी ना सोचा था। और सज्जी, इसकी याद आते इसके माथे पर बल पड़ गए। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और राजा अफसाम कमरे में दाखिल हुआ। क्या बात है जनाब, क्या कमरा पसंद नहीं आया? वो उसके सामने बैठता हुआ बोला। वो थोड़ा पीछे को सिरकी। नहीं, ऐसी बात नहीं। घबराहट के मारे मुश्किल यही बोल सकी। आप डरिए मत, आराम से बैठे, ये सब आपका ही है। वो मुस्कुरा कर इसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आपको याद है हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? इसके नफ़ी में सर हिलाने पर वो खुलकर मुस्कुराया। हमें मालूम था भूल जाएंगी। वो इसके करीब बिस्तर पर नीम दराज हो गया,
लेकिन हमें तो कुछ भी ना भूला, एक लम्हे को भी नहीं। आज भी हमें सब याद है और जब तक ये सांस चल रही है हमेशा याद रहेगा। रानी ने कुछ बोलना चाहा मगर राजा ने इसके होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश करवा दिया। आज सिर्फ हम कहेंगी और आप सुनेंगी, आज सिर्फ हमारा दिन है। कैसे कैसे कर सकते हैं राजा, ये अरूसा का गुस्सा अरूज पर था। वो बेचैनी में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। यहाँ बैठ जाओ अरूसा, अम्मू जान ने उसे ठंडा करना चाहा। कैसे बैठ जाऊँ यहाँ, उन्होंने 2 टके की लड़की को मेरे सामने लाकर खड़ा किया है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो उंगली उठाकर बदतमीजी से बोली, एक बेटा काबू नहीं होता आपसे हूँ। अम्मू जान ने सर झुका लिया, इस तरह ववेला करने से कोई फ़ायदा नहीं है रूसा, कुछ ही दिनों में तुम देखना राजा का दिल भर जाएगा इससे और फिर वो बेचारी इसी महल की दीवारों से सर टकरा टकरा कर मर जाएगी, मगर राजा इसकी तरफ पलट कर नहीं देखेगा। आमला बेगम ने इसे तसल्ली दी। ऐसा ही होता है यहाँ, ये कुछ नया नहीं है। राजा साहब जब चाहते हैं अपनी मनपसंद लड़की को उठाकर अपनी आरामगाह में ले आते हैं और फिर बहुत जल्द इनसे दामन भी छुड़ा लेते हैं। सुगरा बेगम ने भी अपनी बेटी को समझाया, इस दिन का इंतज़ार रहेगा, मुझे गिन गिन के बदले लूँगी इस रानी से, मैं हूँ। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और लफ्ज़ लफ्ज़ जहर में लिपटा हुआ था। अम्मा अम्मा, रानी ने सहन में पहुंचते ही अम्मा को पुकारना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ सुनकर अम्मा कमरे से निकली। रानी रानी, ये तू है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं तुझे देख रही हूँ। अम्मा खुशी से इसका चेहरा चूमते हुए बोली, तू राजा से पूछ कर आई है ना? यकदम अम्मा ने परेशानी से पूछा। हाँ अम्मा, पूछ कर आई हूँ। उसने अम्मा को तसल्ली दी। चल आ बैठ। अम्मा इसका हाथ पकड़ कर बैठाते हुए बोली, कितनी अच्छी लग रही है ना तू, कितनी अच्छी लग रही है ना तू, ये कपड़े, ये जेवर। अम्मा हर चीज़ को छू कर देखते हुए बोली, तू खुश तो है ना? हाँ अम्मा, बहुत खुश हूँ। खुशी इसके चेहरे से अयान थी। अम्मा मुतमिन हो गई। आमला बेगम का रवैया कैसा है तेरे साथ? पता नहीं अम्मा, मैं मिली नहीं इनसे। क्या मतलब मिली नहीं? 2 दिन तो कहाँ रही? अपने कमरे में। राजा ने कहा था किसी से ना मिलूँ मैं अभी। अच्छा फिर ठीक है, राजा की बात ही मान, ये ना हो कि किसी दिन उससे गुस्सा आ जाए। और अम्मा तू फिक्र ना कर, राजा ऐसा नहीं है। पुत्र तू नहीं जानती, शुरू शुरू में सब ऐसे ही लगता है, पहले भी ऐसा ही होता रहा है। हाँ अम्मा, मैं किसी को तो नहीं जानती पर राजा को जान गई हूँ। वो ऐसा नहीं है। वो माँ को मुतमिन कर रही थी। अम्मा मुतमिन हुई या नहीं, मगर इसे मुतमिन देखकर खामोश ज़रूर हो गई थी। रानी वो सज्जी। अम्मा ने कुछ कहना चाहा। ना मत लेना अम्मा इसका। वो गुस्से से बात काट गई। नहीं रानी, मैं नहीं अम्मा, वो मेरी ज़िंदगी से निकल गया, मैं अब चलती हूँ। राजा ने कहा था जल्दी आ जाना। वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अम्मा भीगी आंखों से इसे जाता देखती रही और दिल ही दिल में इसके लिए दुआ करती रही। राजा जी, रानी ने आंखें मूंद कर लेटे राजा का कंधा हिलाया। वह मुस्कुराते हुए आंखें खोल कर से देखने लगा। हुक्म कीजिए, खाना नहीं खाएंगे? नहीं आज भूख नहीं है। आपने खा लिया? जी खा लिया। हमें याद नहीं किया सारा दिन? उसने रोज़ का पूछा सवाल दोहराया। रानी ने मुस्कुरा कर इसके कंधे से सर टका दिया। किया बहुत? हाँ हाँ सच। हाँ जी, हम सोच रहे हैं कि आपको कोई तोहफा दें। वो इसके पास लाता हुआ बोला। तोहफा कौन सा? जो बहुत ख़ास हो, बिल्कुल आपकी तरह। आपका मालूम है कल अम्मा ने मुझे क्या कहा? इसके यूं बात बदलने पर वो हैरान हुआ। क्या कहा? राजा, कभी हम कम ज़ातों को सर पर नहीं बैठाते, जब जी भर जाता है तो कदमों की खाक बना देते हैं। इसकी बात पर इसके बास लाता हाथ रुक गया। क्या आप भी ऐसा करेंगे? इसके यूं बराह सवाल पर वो लब भींच गया। फिर जब बोला तो लहजा मजबूत था। हम ऐसा नहीं करेंगे रानी, हम इश्क करते हैं आपसे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी मोहब्बत का सबूत दें, हमें मोतबर करें। वो इसके कंधे से सर उठाकर इसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या मतलब? आप मुझे तोहफा देना चाहते हैं ना? तोहफे में ये महल दे दें। इसकी इस कदर अचानक फरमाइश इसे साकत कर गई। वो तेज़ी से उठकर बैठ गया। क्या कह रही हैं आप रानी? इसका चेहरा सुर्ख हो गया। मालूम था आप यूं ही गुस्सा करेंगे, शायद मैं अपनी औकात से ज़्यादा मांग लिया, माफ़ी चाहती हूँ, गलती हो गई। ये कहकर वो उठने लगे जब राजा ने इसका हाथ पकड़ लिया। हम सोचेंगे रानी, वो नीम रजामंदी से बोला। रानी खामोशी से इसे देखेगी और फिर इसकी हैरत की इंतहा न रही जब अगले ही दिन राजा ने महल के कागज़ा इसे थमा दिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मू जान। कमरे में दाखिल होते ही इसने ऊंची आवाज़ में कहा। अम्मू जान ने हैरत से सर उठाकर आने वाले को देखा। रानी तुम? वो उठकर सीधी होकर बैठ गई और अपने पास जगह देते हुए बोली, आओ बैठो। वो मुस्कुराते हुए उनके पहलू में टिक गई। कमरे में अकेले रह रहे को ताक गई थी। सोचा आपके पास बैठकर बातें कर लूँ। वो धीमे धीमे अंदाज में कहती, इन्हें बहुत अच्छी लगी। अच्छा किया, मैं भी अकेली पड़ी रहती हूँ, आ जाए करो तुम यहाँ, मेरा दिल बहल जाए करेगा। जी क्यों नहीं, पर आप अकेली क्यों होती हैं? वो हैरानी से पूछने लगी। हाँ बूढ़े हो गए हैं ना, और बच्चे जवान, इनकी तरजात बदल गई हैं। बात करते करते इनकी नज़र दरवाजे में खड़ी अरिका की तरफ उठी तो वह बात अधूरी छोड़ के इस तरफ मतवज्जो होगी। आओ अरिका, वहाँ क्यों रुक गई? रानी ने भी गर्दन मोड़कर देखा। पिंक पुराने सूट में हम रंग बड़ी सी चादर लिए वो सहमी सी खड़ी थी। वो मैं ये दूध देने आई थी। ये कौन है? दूर रखकर वो जाने लगी तो रानी के सवाल पर ना चाहते हुए भी रुक गई। ये
अम्मू जान को समझ नहीं कि कैसे बताएं, ये भी राजा की बीवी है क्या? रानी उछल पड़ी। मगर वो तो रुसा बेगम। हाँ वो भी है। अम्मू जान ने इस बात में सर हिलाते हुए से बताया। जाओ रिका, तुम आराम करो, थक गई होगी। रानी के कुछ कहने से पहले उन्होंने रिका को मंजर से हटाया और रानी का हाथ पकड़कर पास बैठाते हुए बोली, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? रिका एक बेजर सी लड़की है, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, यानी ये रुसा बेगम की तरफ से पहुंच सकता है। वो शायद से हंसी। इसके हल्के फुल्के अंदाज पर अम्मू जान भी मुस्कुरा दी। वो नदी के किनारे बैठा पानी को बड़ी मेहनत से देख रहा था। जब इसके कंधे पर हाथ रखकर किसी ने इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। इसने गर्दन मोड़कर आने वाले को देखा और फिर बेनियाजी से गर्दन मोड़ ली। क्यों आई हो तुम यहाँ? इसके तर्क लहजे को नजरअंदाज करती वो इसके साथ बैठ गई। तुमसे मिलने। अब क्या अब भी ना आती? हाँ ना आती। क्यों आई हो? अब इसने अपना सवाल दोहराया। आवाज़ अब की बार तेज थी। माँ ने कोई जवाब ना दिया। वो इसे हक बजा जानिब समझती थी। अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो तुम जानती हो क्या होगा? नहीं, तुम जान ही नहीं सकती। वो दर्द और अज़ियत जो 4 साल कैद में रहकर मैंने झेली है। इसकी तरफ देखकर वो दिल की भड़ास निकाल रहा था। माँ की आंखों में आंसू आ गए। कितना मजबूर कर देती ये मोहब्बत। मेरा क्या कसूर है इस सब में? मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई ने ऐसा किया है। अच्छा अब तो पता लग गया। अब तो पता लग गया ना? कर लिया अब तो तुमने कुछ भी नहीं कर लिया। अब तुमने कुछ भी नहीं हो। ये सब बातें हैं, मशगला है मोहब्बत। तुम बड़े लोगों का जाओ, चली जाओ यहाँ से। वो तंजिया बोला और इसकी तरफ से रुख फेर गया। नहीं, मैं सच में मोहब्बत करती हूँ तुमसे सजावट, यकीन करो। मेरा इसके रोने में तेज़ी आ गई। अच्छा क्या कर सकती हो मेरे लिए? वह बहरास इसकी आंखों में देखकर पूछने लगा। जो भी तुम कहो सब कुछ करने को तैयार हो, मगर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो आंसू साफ करते हुए बोली, सोच लो एक बार। मैं सोच कर ही यहाँ आई हूँ। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है महा, कुर्बानी के बगैर मोहब्बतें नहीं मिला करती। तुम्हारे भाई ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मुझे आज़ादी दे दी। ये अलग बात है कि इस मोहब्बत से इसका दिल बहुत जल्द भर जाएगा। अब के इसका लहजा नरम था। तुम मुझे कभी भी मोहब्बत की आजमाइश में पीछे नहीं पाओगे। इसका लहजा मजबूत था। तो ठीक है, मेरे साथ चलो यहाँ से बहुत दूर, जहाँ हम दोनों होंगे। ये जालिम समाज और तुम्हारा चंगेज़ भाई नहीं होगा। बोलो चलोगी मेरे साथ? वो इसका हाथ थामे इसकी आंखों में देखते हुए बड़ी मोहब्बत से कह रहा था और इसे यूं लग रहा था कि किसी ने इसके जिस्म से जान निकाल ली हो। वो हाथ छुड़ाकर भागते हुए वहां से निकल गई। सजावल पुरसोच निगाहों से इसे तकता हुआ सर झटक कर उठ खड़ा हुआ। मैं पूछती हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में जाने की? आमला बेगम की तेज़ आवाज़ हवेली में गूंजी। सब भागकर अपने कमरों से निकल आए। आज फिर एक तमाशा होने वाला था। आपने कहा था जाने को। अरिका ने लड़खड़ाती हुई ज़बान से बस इतना ही कहा था कि मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ से दूर जा गिरी। जलील औरत, तूने मौका देखते ही मेरा कीमती सेट उठा लिया। शर्म ना आई तुझे? आमला बेगम के मुँह से अल्फाज निकलने लगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, कसम से मैंने नहीं उठाया। वो सफाई देने लगी। सच बता सच। वो मुलाजमा के हाथ से डंडा लेते हुए बोली। अरिका ने अपने सूखे होंठों पर जबान फेरी। मैं सच कह रही हूँ। तो तुम्हारा मतलब चची जान झूठ बोल रही हैं? अरूसा बेगम ने आग लगाने वाले अंदाज में पूछा, मगर जवाब अरिका की बजाय दूसरी तरफ से आया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी चची जान झूठ बोल रही हैं। आवाज़ के ताकों में सबने सर उठाकर हैरत से सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां अनारकली फ्रॉक पर बड़े स्टाइल से दुपट्टा सर पर लिए रानी खड़ी थी। आमला बेगम की आंखें हैरत से पूरी की पूरी खुल गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब दो। मारे गुस्से कि इनसे पूरी बात करना मुश्किल हो गया, मगर रानी के इत्मीनान में कोई फ़र्क ना आया। वो बड़े इत्मीनान से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई और झुककर ज़मीन पर गिरी अरिका को सहारा देकर उठाने लगी। इस चक्कर पर तो आमला बेगम को सही मायनों में आग लगी। ए लड़की, हमारे मामले से दूर है। तेरी इतनी औकात नहीं कि हम तेरे मुंह लगे। चल हट। वो उंगली उठाकर गराई और इसे बाजू से पकड़कर धक्का दिया। रानी ने बड़े आराम से इनका हाथ पकड़कर झटका और तंज़ी अंदाज में हंसी। आपको क्या लगता है कि हम आपसे बात करने के लिए आए हैं? नहीं आमला बेगम, हम तो आपको हकीकत बताने आए हैं। वो शाहाना अंदाज में बोली और साथ ही गले से दुपट्टा हटा दिया। आमला बेगम का मुंह खुल गया। रूसा बेगम की हालत भी कमोबेश ऐसी ही थी। इसके गले में वही हीरे का सेट जगमगा रहा था। वो क्या है ना, हमें ये पसंद आ गया था तो हमने ले लिया। आपको कोई इतराज़ तो नहीं है ना? वो मासूमियत से आंखें पटपटाकर बोली। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आमला बेगम का बस न चल रहा था। वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ी। यही रुक जाए। रानी ने हाथ उठाकर ऊंची आवाज़ में कहा। आमला बेगम कदम रोककर इसे देखने लगी। आगे मत बढ़िएगा वरना मैं भूल जाऊंगी कि आपसे मेरा क्या रिश्ता है। तुम शायद जानती नहीं तुम किससे बात कर रही हो। आमला बेगम का गुस्सा फिर ऊद आया। बिटिया तुम अंदर चलो, अम्मू जान ने बात बढ़ते देखकर कहा। अच्छा किससे बात कर रही हूँ? वो बाजू सीने पर बांधकर आराम से बोली। हम मालिक हैं यहाँ के, जब दिल चाहे उठाकर बाहर फेंक दे। आमला बेगम ने फखरिया गर्दन अकड़ाकर बताया। ओहो, अपनी ये गलतफहमी दूर कर लें। आप मालिक नहीं
मालिक हमें यहाँ की इसकी बात पर जहाँ अमला बेगम को साम सूंघे वहाँ मुँह जान ने भी हैरत से सर उठाकर देखा। अगर यकीन आए तो राजा से पूछ लीजिएगा, नरमी से कहते हुए वो यकदम गुस्से से बोली। और एक बात कान खोल कर सुन ले, दोबारा हमसे इस लहजे में बात मत करिएगा, वरना हम आपको उठाकर बाहर फेंकने की सिर्फ धमकी नहीं देंगे बल्कि ऐसा कर गुजरेंगे। उंगली उठाकर सख्ती से कहती वो इन्हें साकत कर गई। कितने ही लम्हे वो कुछ बोलने के काबिल ना रही और जब होश आया तो वो अरिका का हाथ हमें वहां से निकल गई। कहाँ जा रही हैं आप? रानी ने इसकी तैयारी देकर पूछा, जो सफ़ेद कमीज शलवार में मेहरून शाल कंधे पर रखे नक्शा सा तैयार खड़ा था। शहर जा रहा हूँ। वो खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। एक भरपूर नज़र रानी पर डाली। खैरियत? रानी इसके पास आकर खड़ी होगी। हाँ, एक काम है, वो मुस्कुरा के इसकी आंखों में देखते हुए बोला जो सुर्ख हो रही थी। ये आंखों को क्या हुआ? तबीयत ठीक है? इसे तशवीश हुई। जी मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें, इसने टाला। अच्छा बताओ क्या लाऊं तुम्हारे लिए? वो अब मुकम्मल इसकी तरफ मतवज्जो था। रानी ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला दिया। क्यों ना लाऊं? वो इसे साथ लगाते हुए मोहब्बत से पूछने लगा। बस वैसे ही। कब तक आएंगे आप? शाम तक आ जाऊंगा, तुम परेशान मत होना, खाना साथ में खाएंगे। जी ठीक है। चल तो अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। उसके माथे पर बोसा देते बाहर निकल गया और वो अपने परेशान दिल को संभालती इसकी खैरियत से पहुंचने की दुआ करने लगी। ये सब सजावल ने कहा है? आमला बेगम ने हैरत से पूछा। महा ने सर हिलाने पर इनकी आंखें की चमक कई गुना बढ़ गई। ऐसा कुछ गलत नहीं कहा इसने, वो सोफे की पुष्ट से सर टकाते हुए मुतमिन से बोली तो महा ने झटकते हुए सर उठाया। क्या मतलब? इसने कहा है कि अगर तुम अपनी मोहब्बत पाना चाहती हो तो यहाँ तो राजा ऐसा होने नहीं देगा। वो इसे मजीद उकसा रही थी। राजा से बदला लेने का इन्हें इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता था। क्यों नहीं होने देंगे? उन्होंने भी तो एक गरीब लड़की से मोहब्बत की, शादी की है, तो मैं क्यों नहीं? वो भपर उठी। भाई मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? मेरा क्या कसूर? इसके जताने पर वो ढीली पड़ गई। तुम्हें पता है राजा ने ये महल रानी के नाम कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? इसकी आंखें हैरत से खुल गई। ऐसा हो गया है, वो अपनी मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो ये तक भूल गए हैं कि इस महल पर सबसे पहला हक हमारा है, मगर अब बहुत जल्द इनकी आंखें खुल जाएंगी। ये तो भैया ने बहुत गलत किया है। वो दुखी हुई। अगर तुम मुझे वो फाइल ला दो जो राजा ने रानी को दी तो मैं तुम्हारा सजावल से शादी करवा सकती हूँ, उन्होंने मायने खेजी से मुस्कुराते हुए कहा। महा ने बेयकीनी से ने देखा। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ सजावल। महा की बात पर वो झटके से उठ बैठा। तुम सच कह रही हो? वो बेतहाशा खुश हुआ। हाँ, तुम जब कहो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, इसे यकीन दहानी करवाई। चलो अभी चलते हैं, सज्जी भी हमारे साथ जाएगा। वो क्यों? महा हैरान हुई। क्योंकि मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। सज्जी न जाने कहाँ से निकल कर सामने आ गया। फिर कब चलना है? सजावल के सवाल पर सज्जी ने आंखों ही आंखों में से इशारा किया। वहाँ जाने से पहले एक काम करोगी? सजावल ने आंखों में मोहब्बत समोकर कहा। कौन सा? सज्जी जाने से पहले रानी से एक बार मिलना चाहता है। लेकिन क्यों? और मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? वो दोनों को देखकर पूछने लगी। क्या अब तुम इतनी सी मदद भी नहीं कर सकती? तुम जानती हो तुम्हारे भाई ने इन दोनों के साथ क्या किया है? इसके लहजे में दुख बो रहा था। वो कुछ सोचने लगी। आमला चाची का एक काम है, वो हमारी मदद करेंगी अगर मैं इनका काम कर दूं। कैसा काम? सजावल फौरन मतवज्जो हुआ। वो बस है एक काम, वो टालते हुए बोली। मुझे भी नहीं बताओगी? वो जज्बाती हुआ। वो भैया ने रानी को एक फ़ाइल दी है, वो इन्हें लेकर देनी है। क्या है इस फाइल में? सज्जी भी तजस्सुस से बोला। मेहर रानी को दे दिया है भैया ने। महा के इंकशाफ पर दोनों को झटका लगा, मगर जल्दी दोनों ने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। कुछ सोच कर सज्जी की आंखें चमक उठी। और वो फाइल तुम्हारी चची को क्यों चाहिए? पता नहीं। महा ने लाइल्मी का इज़हार किया। तुम वो फाइल लेकर यहाँ आओगी? सजावल ने इसे नई राह दिखाई। मगर क्यों? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो बहुत दूर की सोच रहा था। मगर चची, महा ने कुछ कहना चाहा। इन्हें कुछ मत बताना। वो उलझी, मगर कुछ ही देर में सजावल ने इसे कायल कर लिया। दस्तक पर रानी ने दरवाजे की तरफ देखा। आ जाओ। इजाज़त मिलने पर महा अंदर आई। अरे महा तुम? रानी हैरान हुई। हाँ मैं? क्यों मैं नहीं आ सकती? वो मुस्कुराई। नहीं ऐसी बात नहीं, आओ बैठो। रानी खुश इखलाकी से बोली। महा ने बगौर रानी को देखा। मेहरून शलवार कमीज में ब्लैक शाल लिए बगैर मेकअप के भी इसका चेहरा चांद की तरह रोशन था। वो दिल ही दिल में इसके हुस्न की कायल हो रही थी। भैया यूं ही नहीं तो दीवाने नहीं हुए? वो होले से बड़बड़ाई, जो कि रानी ने बाखूबी सुन लिया। क्या मतलब? मतलब वाज़ह है, कुछ तो तुम्हारा भी हाथ होगा भैया की दीवानगी में। इसका तंज वाज़ह था। तुम ये बात करने आई हो यहाँ? रानी ने अखड़े लहजे में पूछा। कुछ देर पहले वाली नरमी अब ख़त्म हो गई थी। नहीं, और भी बहुत सी बातें हैं जो पूछनी आई। वो कमरे में चक्कर लगाते पूछी। मसलन कौन सी बातें? रानी उलझी। मसलन तुमने भैया से शादी क्यों की?
तुम तो सज्जी को क्यों छोड़ा, तुमने इस महल पर कब्जा क्यों किया? और बस खामोश हो जाओ। रानी का जब जवाब दे गया, वह बात काट कर बोली, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। क्यों नहीं हो, बल्कि यूँ कहो कि तुम्हारे पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। वो सज्जी कभी देखा इसे जिसे दौलत की खातिर छोड़ आई हो, मारा मारा फिरता है। तुम्हारी बेवफाई का रोग लिए महा ने तेज लहजे में सच झूठ मिलाकर कहा, खामोश हो जा, तुम कुछ नहीं जानती। महा वो चीखी, मैं सब जानती हूँ, तुम्हें ये बताने आई हूँ कि सज्जी यहाँ से जा रहा है। वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता है, इनकार मत करना, आखिरी मुलाकात कर लो इससे। वो उसे मनाते हुए बोली, नहीं मैं नहीं जा सकती। उसने इनकार किया, क्यों? अगर तुम्हें डर है कि कोई देख लेगा तो इसकी टेंशन मत लो, मैं ध्यान रखूंगी, तुम जाओ। महा ने इसकी उलझन समझकर नरमी से कहा, मगर सोचने में देर मत करो, वो चला जाएगा और तुम सारी जिंदगी पछताती रहना, जाओ जल्दी आना। रानी कुछ देर सोचती रही, फिर सर हिलाकर बाहर निकल गई और यही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसके निकलते महा ने इसके कमरे की तलाशी शुरू कर दी। कहाँ जा रहे हो? राजा को कमरे में जाते देखा अमला बेगम ने कहा। कमरे में। वो खुश इखलाकी से बोला, हूँ, मगर जिसके लिए जा रहे हो तो कमरे में नहीं है। पल भर में इसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। क्या मतलब, कहाँ है वो? इसे तशवीश हुई, अपने यार से मिलने गई है वो। उन्होंने बगैर लगी पिटी रखे कहा। वो महा और रानी की बातें सुन चुकी थी और ये बात इन्हें आग लगा गई कि महा इन्हें धोखा देकर फाइल ले गई। क्या बकवास है ये? राजा यकदम तैश में आया। ठीक कह रही हूँ, और तुम्हारी बहन भी अपने यार के साथ भाग गई। एक और इंकिशाफ नहीं यकीन तो नदी के किनारे जाकर देख लो। उन्होंने इसके गुस्से को मजीद हवा दी और पांव पटकती वहां से चली गई। क्यों बुलाए यहाँ? रानी की आवाज़ पर सजी यकदम खड़ा हुआ। तुम आ गई, मुझे यकीन था तुम ज़रूर आ गई। वो खुशी से चहका, आओ बैठो। नहीं बस ठीक है, तुम बताओ। इसके कहने पर वो खामोशी से इसे देखता रहा। मैं जा रहा हूँ। रानी, कहाँ? बहुत दूर। मुझे पता है तुम नाराज़ हो मुझसे। मैं तुम्हें मनाना चाह रहा था मगर मौका ही ना मिल सका। लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक बार देखना चाहता था। वो इसके चेहरे पर नजरें जमाते दुखी लहजे में बोला, ये जुदाई तुमने खुद चुनी थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर बेचैन हुई। हाँ मगर मैं मजबूर था, क्या करता, मुझे माफ़ कर दो। रानी, वो इसका हाथ पकड़कर बोला, मैंने तुम्हें माफ़ किया सज्जी, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। वो साफ गोई से बोली, सच तुम बहुत अच्छी हो रानी, चलो मेरे साथ, हम दोनों दूर चलते हैं। वो इसका हाथ थामे कह रहा था। ऐन इसी लम्हे गाड़ी रुकने की आवाज़ पर दोनों ने घबरा कर पलटे। राजा को गाड़ी से निकलते देखकर सज्जी फौरन भाग गया, जबकि रानी को ज़मीन आसमान घूमते महसूस हुए। आमला बेगम की तंजिया नज़रों की परवाह किए बगैर उसे खींचता हुआ कमरे तक लाया और बेड पर पटक दिया। पलट कर दरवाज़ा लॉक किया और उसे खूंखार नज़रों से घूरते हुए दाड़ा, अफसोस हो रहा है आज हमने तुमसे मोहब्बत की, तुम जैसी बदकिरदार से। इस इल्ज़ाम पर वो तड़प कर उठी। नहीं अब साम, ऐसा कुछ नहीं, आप सुने तो सही। वो गड़गड़ाई। मगर राजा पर जुनून सवार था। वो चलकर इस तक आया और बालों से खींचकर कई थप्पड़ इसके चेहरे पर मारे। इसका निचला होंठ फट गया जिसमें से खून रसना शुरू हो गया था। इसके थप्पड़ों से ज़्यादा इसके अल्फाज की मारने इसे आधा मुँह कर दिया। क्या सुनो? हाँ बोलो, कितनी मोहब्बत की तुमसे, किस चीज़ की कमी आने दी, क्यों किया तुमने ऐसा? झटके से इसके बालों को आज़ाद करते हुए बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। हमारी मोहब्बत से खेली तुम, हमारे जज्बात से कभी माफ़ नहीं करेंगे हम तुम्हें। सुना तुमने कभी नहीं। इसके नम लहजे पर रानी खामोशी से इसका चेहरा देखे गई। अम्मू जान, आप यकीन करें अम्मू जान, मैं बेवफा नहीं हूँ, मेरे दिल में सज्जी के लिए कुछ नहीं है। वो शिद्दत से रो रही थी। अम्मू जान ने बेबसी से देखा। रानी, ये बात सिर्फ तुम जानती हो। राजा को यही लग रहा है कि उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। आप यकीन करें, मुझे महा ने कहा था कि बात करते करते वो रुक गई। इसके ज़हन में झमका हुआ, तो क्या महा भी इनके साथ शामिल थी? महा कहाँ है? इसने जल्दी से पूछा। इसके पूछने पर अम्मू जान ने लब भींच ली। वो सजावल के साथ चली गई। अम्मू जान की आवाज़ इतनी हल्की थी कि रानी बामुश्किल सुन सकी। भाग गई। रानी की आंखों में बेयकीनी थी। तो राजा को किसने बताया कि मैं वहाँ गई हूँ? शायद आमला बेगम ने। अम्मू जान बात करें ना राजा से, वो आपकी बात मानेंगे। मैं बेवफा नहीं हूँ। वो फिर से रोने लगी। अम्मू जान ने गहरी सांस भरकर इसे देखा और फिर समझाने के अंदाज में बोली, मेरी एक बात याद रखना रानी, मर्द के जहन में शक का कीड़ा जब बेदार हो जाए तो फिर वो अंधा हो जाता है। इसे ना किसी की सफाई नजर आती, ना किसी की सच्चाई, और ख़ास तौर पर जब औरत वो हो जिस पर इससे बेहद एतमाद हो। जितनी मोहब्बत और जितना एतमाद राजा ने तुम्हें दिया, आज तक शायद हमारे ख़ानदान में ऐसा हुआ हो। तुम मोहब्बत हो इसकी, तुम बात करो। पहले भी वक्त तुम्हारे हाथ में था, मगर तुमने अपनी बेवकूफ़ी से गवा दिया। अब कुछ वक्त लगेगा इसे संभलने में, मगर मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा। बस तुम इंतज़ार करो सब्र से। वो लोग एक गार में छुपे हुए थे। राजा के आदमी हर जगह ने ढूंढ रहे थे। रात का न जाने कौन सा पहर था जब महा की आंख खुली। सख्त पथरीली जमीन पर सोने से इसकी कमर अकड़ चुकी थी। वो कराते हुए उठी। चांद की रोशनी में अपने इर्द गिर्द देखा तो महसूस हुआ कि वहाँ अकेली थी। वो तेजी से उठकर बाहर की जानिब बढ़ी। बाहर निकल से नजर घुमाई। कुछ सोचकर वो एक तरफ को चल दी। कुछ फासले पर दोनों भाई बैठे हुए थे। इस फाइल का आप क्या करेंगे भाई? सज्जी की आवाज़ पर इसके कदम रुक गए और वो लाशोरी तौर पर इनकी बातें सुनने लगी। करना क्या है? वहाँ शहर में एक वकील मेरा दोस्त है, इसके साथ मिलकर कुछ ऐसा करेंगे ये महल मेरे नाम हो जाए। और ये मुसीबत इसका क्या करना है जो अंदर सो रही है?
सज्जी ने नागवारी से पूछा। महा का दिल जोर से धड़का। हा हा करना क्या है, कुछ दिन में मज़े लूँगा, फिर कहीं आगे बेच दूंगा, सारी उम्र सर पर बैठाकर तो नहीं रख सकता। इसकी घटिया प्लानिंग पर महा की सांसें रुकने लगी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सजावल ने कहा है। तुम्हें पता है मैंने कितनी तकलीफ सही है। राजा ने मुझे बुलवा कर कहा था कि मैं महा से शादी ना करने की क्या कीमत लूँ, तो मेरे जवाब पर इसने मुझे मुझे कैद की सज़ा दी। क्या जवाब दिया था आपने? सज्जी के पूछे पर महा का दिल फिर से खुशफहमी में मुब्तला होने लगा। मैंने कहा था कि वो ये महल मुझे दे दे। वो धड़ धड़ इसकी मोहब्बत चाहतों की इमारत ज़मीन बोस हो गई थी। मुंह पर हाथ रख के अपनी सिसकियां दबाते टूटे दिल और बहती आंखों से वो वापस गार की तरफ आ गई। रानी रानी राजा की धाड़ पर वो जल्दी से उठी। सी लम्हे आंधी तूफान की मानी राजा कमरे में दाखिल और इसके तेवर खतरनाक थे। रानी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो फाइल चाहिए, हमें जल्दी दो, इसने हुक्म दिया। रानी तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ी, मगर ये क्या फाइल गायब थी। वो बार बार इसकी जगह पर हाथ मारती, खाली दराज इसका मुंह चढ़ा रहा था। सही मायनों में इसके पसीने छूट गए। क्या मसला है, कहाँ है फाइल? और राजा की गुस्सीली आवाज़ पर कामती आवाज़ में बोली, मुझे नहीं पता, मैंने तो यहीं रखी थी कसम से। राजा की आंखों में हैरानी दर आई। वो तेजी से अलमारी की जानिब बढ़ा, इसे एक हाथ से परे धकेल कर खुद अलमारी चेक करने लगा, मगर इसे ना मिलना था ना वो मिली। राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। कहाँ गई वो फाइल? राजा की धड़ पर सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। सच में मुझे नहीं पता। राजा के जोरदार थप्पड़ पर वो पीछे जा गिरी। सच सच बता, मुझे कहीं से सजाद को तो नहीं दे आई? नहीं नहीं, इसने जल्दी से नफी में सर हिलाया। तुम? वो 2 कदम इसकी तरफ बढ़ा, इसे अपनी जानिब बढ़ता देकर वो दोनों हाथ में चेहरा छुपा कर रोने लगी। राजा ने इसे बाजू से दबोचा और अपने सामने ला खड़ा किया। काश हमने तुमसे मोहब्बत ना की होती तो हम तुम्हें बताते कि इस गद्दारी की क्या सज़ा है, मगर नहीं, हम अपने हाथों से अपने दिल के टुकड़े नहीं कर सकते। इसने झटके से इसका बाजू छोड़ा। वो हैरत से देख रही थी। जो रुख मोड़े नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, फिर पलट कर इसकी आंखों में दिखते हुए बोला, अगर हमें मालूम हो गया कि ये सब आपने किया है तो हम कसम खाते हैं कि अम्मू जान की, हम अपने हाथों से आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उंगली उठाकर वो चबा चबा कर कहता है, इसे साकत कर गया। ये सारी रात इसने रो रो कर गुजारी थी। राजा सारी रात घर नहीं आया था। ये बात इसे मजीद तकलीफ दे रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे इसकी गलती का मदावा हो जाए। यकदम इसके जहन में झमका हुआ। वो तेजी से उठी और दराज से पिस्टल निकाल कर देखने लगी। बड़ी सी चादर उठा कर अपनी गिर लपेटी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। कमरे के बाहर एक तवील हवादारी से होते हुए नीचे जहाँ दाएं बाएं 2 मुलाजमा खड़ी थी। मुझे बाहर जाना एक ज़रूरी काम है, वो बेखौफी से बोली। मगर रानी जी, इस वक्त आप बाहर नहीं जा सकती, तुमसे इजाज़त नहीं मांगी है मैंने, वो गुस्से से कहते आगे बढ़ी। जबकि मुलाजमा इसे बाहर जाता देखकर कॉल मिलाने लगी। दरवाजे पर मौजूद गार्ड्स को देखकर इसके कदम बेख्तियार रुके थे। फिर कुछ सोचकर वो पीछे दरवाजे की तरफ आई। मुजस्मे की बटन पुश करते हुए उसके दिमाग मुख्तलिफ सोचों के तानों बानों में उलझा हुआ था। सुबह की सफ़ेदी देखकर महा बेख्तियार उठे बैठी। इसने उधर देखा, सज्जी और सजावल दोनों सो चुके थे। फाइल सजावल के सामने पड़ी थी। महा ने थोड़ा सा खिसक कर फाइल पकड़ी और चादर के नीचे छुपा लिया। अब इसे यहाँ से भागना था। वो जानती थी यहाँ से लौटना नामुमकिन है। राजा शायद इसे जान से मार दे, मगर वो यहाँ रहकर मजीद गलती नहीं कर सकती थी। वो इज्जत की मौत मर जाना चाहती थी। वो धीरे धीरे बाहर की जानिब बढ़ने लगी। बाहर निकल के इसने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। इसका रुख महल की जानिब था। क्या कहाँ बाहर गई है इस वक्त? तला मिलते ही राजा तैश में आगे। हिम्मत कैसे हुई इसकी? जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम इसको। वो तेजी से बाहर की जानिब बढ़ा। गाड़ी निकालो, हम अभी जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। वो मुलाजिम को कहकर वो पिस्टल चेक करने लगा। इसका इरादा खामोशी से इसका पीछा करने का था। इसे यकीन हो चला था कि वो सज्जी का ठिकाना जानती है। वो अभी कुछ दूर ही पहुंची थी जब इसे अपने पीछे सजावल की आवाज़ सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो वो दोनों इसके पीछे आ रहे थे। इसने अपने कदम मजीद तेज़ कर दिए। जल्द से जल्द इस पढ़ाई इलाके से निकलना चाहती थी। फाइल को सीने से लगाए वो अंधाधुंध भाग रही थी। मैं कहता हूँ रुक जाओ। महा सजावल की आवाज़ पर एक लम्हे के लिए इसके कदम डगमगाए। संभलने की कोशिश में इसका पाँव एक बड़े से पत्थर से टकराया और वह ज़मीन बोस हो गई। तकलीफ के मारे इसकी चीख निकल गई। इसने उठने की कोशिश की, मगर बेसूद। कदमों की आवाज़ मजीद करीब हो गई थी। वाह महारानी वाह, कहाँ भाग रही थी? बस ये थी तुम्हारी मोहब्बत? सजावल इसके नज़दीक आकर तंजिया बोला। इसने सर उठाकर नफरत से इसकी तरफ देखा और चीख कर बोली, मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत जिसे तुमने अपने हाथों से लालच की भीड़ चढ़ा दिया? क्यों सजावल, क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर में इसकी आवाज़ भरा गई। इसके दिल के साथ साथ इसकी आंखें भी रो रही थी, मगर मुकाबिल पर कोई असर ना हुआ। वो कहकर लगाकर हंसा और बोला, अच्छा तो तुम्हें सब पता लग गया? चलो अच्छा ही हुआ तुम्हें यही पता लग गया। कहाँ तुम्हारा बोझ उठाकर फिरता मैं? ये कहते उसने जेब से पिस्टल निकालकर रुख महा की जानिब कर दिया। ये फाइल मुझे दे दो जल्दी से, इसने महा की बेयकीन आंखों में देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। इसे मजीद फाइल को बींच लिया। देर मत करो, फाइल दो वरना गोली चला दूंगा, सजावल ने धमकी दी।
नहीं वो भागने के लिए उठी, जूं ही पलटी मुकाबिल को देखकर साकत रह गई। इसके लब होले से थरथराए। रानी वो गाड़ी पर काफ़ी फासले से इसका पीछा कर रहा था। रानी को रुकते देखकर वो भी बाहर निकल आया। फासला ज़्यादा होने के बायस वो देख नहीं पाया कि रानी के साथ और कौन लोग हैं। गाड़ी से निकलकर बख्शू के साथ वो इनकी तरफ बढ़ने लगा। जब रानी की चीखनुमा आवाज़ इसके कानों में पड़ी, भाग जाओ महा, जल्दी से ये फाइल राजा को दे देना। लेकिन रानी तुम, महा मिनमिनाई, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, बस जाओ यहाँ से। नहीं, तुम यूँ नहीं जा सकती। सजावल भी जवाबन चीखा, वरना गोली चला दूंगा, तुम दोनों को यहीं मार दूंगा, किसी को लाश भी ना मिल सकेगी तुम्हारी। सजावल की बात पर महा का रंग सफ़ेद पड़ गया, जबकि रानी इसी इत्मीनान से खड़ी ने घूरती रही। सज्जी ने मामला बढ़ता देखकर पिस्टल सजावल से छीना और रुख महा की जानिब कर दिया। इससे पहले कि वो गोली चलाता, रानी ने चादर के नीचे से पिस्टल निकालकर सज्जी पर तान ली। इसकी हरकत ने इन तीनों के साथ साथ राजा को भी साख्त कर दिया। सज्जी की आंखें बेयकीनी से फैल गई। तुम मुझे मारोगी रानी? वो बेयकीन था। हाँ, मैं तुम्हें मारूंगी, मारने ही तो आई थी यहाँ इस नदी किनारे जहाँ से तुम्हारी मोहब्बत का आगाज़ हुआ था। आज यहीं इख्तिताम करने आई हूँ। रानी उंगली ट्रैगर पर रखकर धाड़ी, पिस्टल छोड़ दो रानी, वरना इसके साथ साथ तुम्हें भी मार दूंगा। सज्जी भी फौरन संभल कर बोला, तो मुझे मत धमकाओ सज्जी, मैं वो कमज़ोर रानी नहीं हूँ। मेरे जज्बात से खेले हो तुम, हाथ नीचे करो और चले जाओ यहाँ से, वरना गोली मार दूंगी तुम्हें। इसका अंदाज बेलचक था। ऐसे कैसे जाऊं? तुम्हारी शादी राजा से होने दी और हाथ क्या आया मेरे? सिर्फ चंद नोट? नहीं रानी नहीं, ये फाइल लिए बगैर नहीं जाऊंगा मैं। वो खुलकर सामने आया। रानी का चेहरा सुर्ख हो गया। हूँ, तुम जैसे लालची लोगों की असलियत अब ही तो खुली है मुझ पर। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी थी। मोहब्बत वफा के नाम पे धब्बा हो तुम। वो सख्ती से बोली और रानी और आंखें बंद करके ड्रैगर दबा दिया। गोली पिस्टल से निकली और सज्जी के जिस्म को चीरकर निकलती चली गई। निशाना सीधा दिल पर लगा था। वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। पिस्टल इसके हाथ से दूर जा गिरा। पीछे से आता राजा ये मंजर देखकर किंग हो गया। ये क्या किया तुमने रानी? राजा फौरन इस तक पहुंचा और पिस्टल इसके हाथ से खींच लिया। अपनी वफा साबित करने के लिए मैं इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ राजा। सज्जी की लाश पर नजरें जमाए वो मजबूर लहजे में बोली, चलो जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो। इसका हाथ पकड़कर मुड़ा। अभी वो कुछ कदम ही चले थे कि पीछे से गोली चलने की आवाज़ पर पलटे। सजावल के हाथ में पिस्टल देखकर तीनों के उस्तान खता हो गए। मेरे भाई का बदला दिए बगैर नहीं जा सकते तुम लोग। ये कहती इसने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक के बाद दूसरी गोली राजा के जिस्म को खून में नहा गई। रानी और महा की चीखें पहाड़ों में गूंजने लगी। बख्शू फौरन सजावल तक पहुंचा से काबू कर लिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा को 3 गोलियां लगी थी। शहर पहुंचने तक बहुत खून ज़ाया हो चुका था। कंधे पर लगने वाला जख्म तो चंद दिनों में भर सकता था, लेकिन टांग पर लगने वाली 2 गोलियों का जख्म शदीद था। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से वह चलने से मजबूर था। डॉक्टर्स के मुताबिक अच्छी खुराक और मुनासिब वर्जिश से वो कुछ महीनों तक चलने फिरने के काबिल हो सकता था, मगर ये बात सिर्फ रानी जानती थी। पूरे गांव में ये अफवाह फैल गई थी कि राजा मजबूर हो गया है। रानी दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो वो आंखें मूंदे लेटा था। राजा ने बाजू उठाकर आने वाले को देखा। रानी को देखकर इसके चेहरे पर सौदा सी मुस्कुराहट आ गई। आइए रानी, आइए बैठिए, राजा ने अपने पहलू में इशारा करते कहा। रानी धीरे धीरे चलते हुए बैठ के किनारे टिक गई। तबीयत कैसी है बाप की? इसने राजा की जर्द माइल चेहरे को देखते हुए पूछा। तबीयत की क्या पूछती है, आप बेकार हो गए हैं हम तो। वो तल्खी से मुस्कुराए। नहीं ऐसा मत कहे। रानी का दिल तड़प गया। आप अब भी राजा हैं, लेकिन नाकाम राजा। वो राजा जिसने दूसरों पर हुकूमत करना सीखी, दूसरों को हराना सीखा, गिराना सीखा, कभी हारना नहीं सीखा, जीत की तमन्ना की, मगर देखो हम हार गए हैं रानी। इसका लहजा टूटा हुआ था। हम बहुत जालिम सही, मगर हमने कभी किसी बेगुनाह का खून नहीं किया, कभी किसी बेगुनाह को दुख नहीं पहुंचाया। राजा आप ठीक हो जाएंगे, रानी तसल्ली दी। पता नहीं वो नाम ही था। फिर सर झटक सीधा हुआ बैठा और रानी का हाथ पकड़कर सलाते हुए बोला, हम न जाने कब तक बिस्तर पर पड़े रहें, शायद सारी उम्र। वो कुछ लम्हे को रुका। रानी बगैर पलके झपकाए से दिखती रही। वो न जाने से ऐसा क्या कहने चला था जिसके लिए वो अपने अंदर इतनी हिम्मत जमा कर रहा था। इसे यूं टिकटिकी बांधे देखकर वो हल्के से मुस्कुराया। उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर बोला, हम चाहते हैं आप हमारी जगह पर आ जाएं, इस इलाके की रानी बन जाए, वरना सब खत्म हो जाएगा। ये मतलबी खुदपरस्त रिश्तेदार हमें घूंट घूंट पी के पानी के लिए तरसा देंगे। हमारा वजूद यहाँ तो किसी ज़िंदान में कैद हो जाएगा या इस महल के किसी कोने में सिसकता रहेगा, और हम ऐसा नहीं चाहते रानी। हमें आप पर भरोसा है, हम आपको अपनी अमानत सौंपना चाहते हैं। आप समझ रही हैं ना? रानी हैरत से आंखें खोले इसे देख रही थी। वो नहीं जानती थी इससे क्या करना होगा, मगर इसे करना था राजा के लिए, अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, इस महल के लिए, इस मान और इज़्ज़त के लिए जो राजा ने इसे दिया था। इसने धीरे से सरस बात में हिला दिया। राजा को इसका इकरार अंदर तक शांत कर गया, और फिर चंद ही दिनों में राजा की पुरजोत हमायत और आमला बेगम की मुखालफत के बावजूद
रानी को राजा की अमानत का अमीन बना दिया गया था और वो राजापुर की रानी बन गई थी। आमला बेगम ने बहुत ववेला किया, वो रुसा बेगम को राजा की जगह लाना चाहती थी, मगर अब शायद इनका जवाल शुरू हो गया था। ज़माना देता है मुझको जवाल की धमकी, न जाने कौन सा मुझ में कमाल रखता है। नहीं, किसी सूरत नहीं, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। रानी की गर्जदार आवाज़ पर चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। लोग सर झुकाए बैठे रहे। अम्मा ने हैरत से रानी के तासुरात देखे, नकाब से झांकती आंखों में गजब और गुस्से की सुर्खी थी। आमला बेगम की मुखालफत के बावजूद वो राजा की जगह पर बरजमान थी। वो बहुत इंसाफ से फैसले करती थी। हम राजा के मुजरिम को किसी सूरत आज़ाद नहीं करेंगे। अम्मा, आज तो आपने ये बात कर ली, मगर दोबारा मत कीजिएगा। राजा के जिस्म से बहने वाला एक खून का कतरा हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। वो दो टोक इनकार कर गई थी। अम्मा ने बेबसी से सज्जी के माँ बाप को देखा, जिनके मजबूर करने पर वो यहाँ रानी से सजावल की ज़िंदगी की भीख मांगने आई थी। सजावल की सज़ा हम खुद तजवीज़ करेंगे, वो हमारा मुजरिम है। इस मामले में बोलने का हक़ किसी को नहीं है। अब आप लोग जा सकते हैं। ये कहते वो उठ खड़ी हुई। सब लोग एहतरामन खड़े हो गए। 4 मुलाजिम और 2 गार्ड्स इसके हमरा थे। जब वो महल में दाखिल हुई, रात का अंधेरा फैल रहा था। गाड़ी से उतरकर वो लाउंज में पहुंची तो उसका पहला टकराव वहाँ से हुआ, जो बेसब्री से इसका इंतजार कर रही थी। भाभी इसे देखती उसके तरफ लपकी। हाँ कहो भी, क्या बात है? रानी के पूछने पर उसके हाथ पकड़ के इल्तिजाया बोली, भाभी मैं भैया से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, मुझे डर लग रहा है। अरे डर क्यों भाई, भाई हैं तुम्हारे, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, देखना। रानी ने मुस्कुराकर तसल्ली दी। माँ के साथ इसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। नहीं, आप मेरे साथ चलें प्लीज़। इसकी मिन्नत भरे लहजे पर वो पर सोच में पड़ गई। हाँ ऐसा करो, अम्मू जान को ले जाओ, इन्हें तो कुछ नहीं कहेंगे। मैं गई तो हो सकता है वो दोनों को ही बाहर निकाल दें। वो शर्त से बोली, हाँ ये मैंने सोचा ही नहीं, अम्मू जान को ले जाती हूँ। वो कहकर तेज़ी से भाग गई। पागल, वो बड़बड़ाते हुए पलटी तो इसके पीछे अरीका खड़ी थी। इसे देखकर रानी मुस्कुराई। इसके हाथ में पानी का गिलास था। कितनी बार कहा है अरीका ऐसा मत किया करो, कितने मुलाजिम है हवेली में। और आसान से बोली, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। वो पानी इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, अरे अच्छा ये मैं पी लेती हूँ, तुम जाके चादर ले आओ, तुम्हें तुम्हारे भाई की तरफ छोड़ आती हूँ। सच मेरा भाई आज़ाद हो गया? अरीका की खुशी दीदानी थी। हाँ हमने आज़ाद कर दिया। किसकी इजाज़त से किया तुमने ऐसा? छुप कर इनकी बातें सुनती आमला बेगम रानी के सामने आकर बोली। साथ में रूसा बेगम भी थी। हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। आमला बेगम वो जवाब इत्मीनान से बोली, और इसका ये इत्मीनान इन्हें आग लगा गया। पागल है राजा, बिल्कुल पागल। खानदानी बीवी को छोड़कर एक 2 टके की औरत को अपनी जगह बैठा दिया हूँ। हम नहीं मानते तुम्हें कुछ भी। अब के रूसा बेगम ने अपनी भड़ास निकाली। रानी ने बगौर इसकी बात सुनी, आराम से पानी पीकर गिलास रखा और इसके सामने हाथ बांधकर खड़े होते हुए सुकून से बोली, जानती हो रूसा बेगम क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि ये 2 टके की औरत इनकी होने वाले वारिस की माँ है, इस महल के वारिस की माँ, मुस्तकबिल के राजा की माँ। वो एक लम्हे को रुकी। और ख़ानदानी बीवी बांझ है। रानी का वार शदीद था। रूसा आमला बेगम की ज़बान को भी कफर लग गया। रानी आरिका को इशारा करती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आमला बेगम ने रूसा की जर्द पड़ती रंगत को देखकर हंकारा भरा। ठीक ही कह कर गई है वो। रूसा ने बेयकीनी से ने देखा। ये क्या कह रही हैं आप? वारिस? जानती हो ये वारिस आ गया तो क्या होगा? तुम्हारी औकात क्या होगी? 2 कौड़ी की रानी के कदमों की धूल होगी तुम। आमला बेगम इसे आईना दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो आईना जो वो खुद देखना नहीं चाहती थी। अब मजीद में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अपनी जंग तुम खुद लड़ो, तुम मानो या ना मानो, तुम हार गई हो। आमला बेगम की दगाबाजी पर वो आंखें फाड़े ने देखने लगी। वो ये कहकर जा चुकी थी। रूसा बेगम सर पकड़े वहीं बैठ गई वो और फुट फुट कर रोने लगी। इस आहोजारी में अनकरीब आमला बेगम को भी इसके साथ शामिल हो जाना था। तो यहाँ पे नावल ख़त्म हुआ। कैसा लगा आपको नावल? कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। कमेंट्स लाजमी किया करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे नावल पसंद आ रहे होंगे। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।